नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूं और इसी के साथ अपने पहली ट्यूटोरियल की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें मैंने स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यदि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की आवाज़ ज़्यादा या कम चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बेस पर ही मैं आगे बढ़ना पसंद करूँगा और जो भी आप कमेंट दोगे उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए एक्सेल कैसे खोलते हैं पहले वो देख लेते हैं। विंडो की प्रेस कीजिए और उसके बाद एक्सेल लिख दीजिए। अब मेरे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेल आ चुका है, कर्सर उसके ऊपर है, मैं उस पर एंटर कर देता हूँ। लेकिन हो सकता है आपके पास आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ई से रिलेटेड और भी कोई एप्लीकेशन हो, तो वहाँ पर हो सकता है वो उस पर आपका कर्सर जाए, तो इसलिए यहाँ पर आप अप एंड डाउन एरो से एक्सेल आप देख लीजिएगा। एक्सेल 2007 या एक्सेल 2010, एक्सेल 2016 जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा उस पर एंटर कर दीजिए। एक्सेल खुल रहा है। तो यहाँ पर काफी सारा कौन सा टेम्पलेट लेना है ये आ रहा है। मेरा जो कर्सर है बाय डिफॉल्ट ब्लैंक वर्कबुक में होता है, तो मैं इसमें एंटर कर देता हूं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप ऑफिस 2007 या 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपका एक्सेल खुल जाएगा और साथ ही साथ शीट 1 में आप आ जाओगे। मेरे पास एक्सेल 2019 है, इसलिए यहाँ पर पहले ऑप्शन आता है कि भाई आपको किस तरह का टेम्पलेट चाहिए, ब्लैंक चाहिए या और कोई अदर टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। तो ब्लैंक में मैंने एंटर किया और यहाँ पर मुझे शीट 1 मेरे सामने आ गया एक्सेल का। आपने देखा होगा जिसने कंप्यूटर किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्लेन शीट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सेल में रोज एंड कॉलम पहले से ही होता है और ये पूरी शीट टेबल से भरा होता है। इसमें अगर हम रोज एंड कॉलम की बात करें तो 10,48,576 रोज होते हैं, यानी कि 1,48,576 अर्थात 1,04,8,576 इतने इसमें रोज होते हैं। और इसमें 16,384 कॉलम्स होते हैं, यानी कि 16384 कॉलम होंगे। तो बहुत लंबी चौड़ी शीट होती है। अब आप कब तक भर पाएंगे ये आप पर है। इसमें और भी हम शीट ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं शीट 1 में हूं और बाय डिफॉल्ट इसका नाम वर्कबुक 1 होता है। आप और इसमें फाइल खोलोगे तो वर्कबुक 2, वर्कबुक 3 होगा। जब आप सेव कर दोगे पर्टिकुलर नेम से, तो फिर वहां पर टाइटल बार में वर्कबुक 1 या वर्कबुक 2 बोलने के बजाय वहां पर उस पर्टिकुलर नाम को बोलेगा या दिखाएगा जो पर्टिकुलर नाम आप दोगे सेव करते समय। अब ये जिस तरह से आपका ब्रेल स्लेट होता है उसमें पहले से सेल्स बने होते हैं, रोज एंड कॉलम होते हैं और
जहां पर रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहां पर सेल्स बनता है। तो सेल रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है बाय डिफॉल्ट। आप इसके शेप और साइज में चेंज कर सकते हो। तो इसमें हम पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। अगर हम एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो हमें राइट लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं राइट एरो कर रहा हूं, E1 F1 में जा रहा है। अगर नीचे की ओर आना है, सेल में रो बाय रो आनी है, सेल में F2 F3 F4 है ना, ये सेल का एड्रेस बता रहा है। अब ये है क्या, होता ये है कि जो कॉलम है उनका नाम A B C D E F इस तरह से दिया हुआ है। यानी कि राइट से हम जो वर्टिकल लाइन, आपको पता होगा वर्टिकल लाइन कॉलम बनाता है। तो वर्टिकल लाइन पहला एक है, उसके राइट में दूसरा है, उसके फिर राइट में तीसरा है, फिर राइट में चौथा है। इस तरह से वर्टिकल लाइन्स हैं जो कि कॉलम बना रहा है। आपके ब्रेल स्लेट में भी इस तरह से ही बनाते हैं। तो अब जब हम राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वो A B C D इस तरह से कॉलम का नाम होगा। और हॉरिजेंटल लाइन, लेफ्ट टू राइट जो लाइन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, पड़ी हुई लाइन। तो एक के नीचे एक जो लाइन होता है वो रो बनाता है, और रो का नाम यहां पर नंबर से दिया गया है 1 2 3 4। जैसे हम नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो है 10,48,576 होते हैं। तो रो के नाम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आगे चल के हम कॉलम के नाम देखेंगे। जब Z हो जाएगा तो 26 हो गए, A से लेकर Z तक। उसके बाद में ये स्टार्ट होगा AA, AB, AC, AD, इस प्रकार से ये आगे चलेंगे। और ये भी जब AZ हो जाएगा तो BA, BB, BC, तो इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और फिर जब वो 2 अक्षरों वाला जब रो समाप्त हो जाएगा, ZZ हो जाएगा, तो वहां पर ट्रिपल A आ जाएगा, यानी कि AAA नेक्स्ट जो रो का नाम होगा, AAB, AAC। इस तरह से अगर AAZ हो जाएगा तो ABA, ABB। आगे चल के लास्ट कॉलम का नाम होगा XFD। तो फिर आपने देखा किस प्रकार से रो एंड कॉलम का नाम है। यहां पर हम देखेंगे D5, D1, C1, A1 है ना, इस तरह से बोल रहे हैं। तो A1 क्या है? A1 एक सेल का एड्रेस है। जहां पर कॉलम और रो का नाम एक साथ हम बोल देते हैं तो वो सेल एड्रेस हो जाता है। जैसा A1 मीन्स पहला सेल और उसमें कॉलम है A और रो है 1, तो पहला सेल हो गया, फर्स्ट सेल हो गया वो। उसी प्रकार से नीचे आते हैं डाउन एरो से A2, यानी कि कॉलम A में रो दूसरा, तो पहली कॉलम में दूसरा सेल A2। उसी प्रकार से राइट में जाते हैं अब B2। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा कॉलम यानी कि कॉलम नंबर B और रो 2 यानी कि दूसरा रो। तो यहां पर दूसरे कॉलम में दूसरा रो में जो सेल है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी बात कह रहे हैं B2। तो जब हम B2, C2, D2 इस तरह से कहते हैं तो वो उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसको मैं सेल कह रहा हूं उसको इंगित करता है। जब मैं A बोलता हूं तो A कॉलम को बोल रहा है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी उसमें सेल होंगे सबको वो डिनोट करेगा, सबको इंक्लूड कर देगा। और मैं अगर
2 बोल रहा हूं तो रो नंबर 2 यानी कि लेफ्ट टू राइट जितना भी उसमें सेल होंगे वो उन सबको इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर मैं A2 बोल रहा हूं तो सेकेंड रो में जो है, सेकेंड रो में पहला सेल A2 है ना, A यानी कि कॉलम A रो 2। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये शीट काफी लंबा चौड़ा है और अगर आप रो एंड कॉलम को नहीं समझ पाए तो ऐसी स्थिति में आप डेटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाओगे। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इसको समझने में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैंने जो कहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इस पर फिर एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कहां पर समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, ये आप जरूर लिखिएगा और पहले प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये जब हम डेटा मेंटेन करते हैं तो वर्ड में क्या होता है कि टैप करते हुए जाते हैं तो नेक्स्ट रो में अपने आप पहुंच जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां टैप करते जाएंगे तो जो डेटा है, जहां तक आपने डेटा मेंटेन किया है उससे भी आगे चला जाएगा कर्सर। तो हम डेटा मेंटेन इस सेल एड्रेस के बेस पर ही करेंगे तभी, और उसको करने के लिए आपको समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से सेल एड्रेस चल रहा है और कौन सा रो में कौन सा सेल है वो, या कौन सा कॉलम में कौन सा सेल है। जैसा B3 अगर मैंने कहा तो B3 मीन्स कॉलम नंबर 2 में अगर नीचे की ओर जाएंगे तो तीसरा सेल है। उसी प्रकार से C5 का मतलब हो गया कि कॉलम नंबर तीसरा यानी कि C राइट की तरफ तीसरा कॉलम और नीचे पांचवा सेल क्योंकि रो 5 है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कंट्रोल होम करने पर फर्स्ट सेल में चले जाते हैं यानी कि A1 में चले गए, और टैप करने पर भी आप मूव कर सकते हो। देखिए C1 D1 E1, इस तरह से टैप करने पर भी आप राइट की तरफ मूव कर सकते हो, राइट एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शिफ्ट टैप करने पर वापस लेफ्ट की ओर, है ना, टैप का उल्टा शिफ्ट टैप होता है। तो इस प्रकार से आप इन सेल्स में नेविगेट कर सकते हो, विचरण कर सकते हो, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हो। इसके अलावा हम कुछ बेसिक बातें देखें। हालांकि सिलेक्ट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं सिंपल आपको सिलेक्शन कैसे करते हैं, सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे देखिए। शिफ्ट के साथ अगर हम राइट लेफ्ट एरो करते हैं तो ये वन सेल सिलेक्ट करता जाता है। उसी प्रकार से अगर शिफ्ट के साथ डाउन एरो करते हैं तो डाउन की तरफ वन सेल सिलेक्ट करता जा रहा है। तो शिफ्ट के साथ अगर आप एरो की का इस्तेमाल करते हो, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, तो वन सेल सिलेक्ट करता जाता है जिस डायरेक्शन में भी आप एरो की प्रेस करोगे। फिर यदि आपको एक एंटायर रो एक साथ सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करें। और अगर एक कॉलम, एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है तो जिस कॉलम में आपका कर्सर है उसको सिलेक्ट करना है एंटायर कॉलम, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। बोल भी रहा है नीचे की ओर सिलेक्ट होगा एक कॉलम। सिलेक्शन हटाने के लिए हम एरो की का इस्तेमाल करेंगे। आप डाउन, राइट, लेफ्ट किसी भी एरो का इस्तेमाल कर लें, आपका सिलेक्शन हट जाएगा। आगे देखते हैं। अगर आपको एक शीट से दूसरे शीट में जाना है तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके एक्सेल में उस समय वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट है तो आप मूव कर सकते हैं एक शीट से दूसरे शीट में। अगर नहीं है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, शीट डिलीट भी कर सकते हैं। वो आगे के हम ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे ऐड और डिलीट करने हैं। शीट का जो नाम दिखा रहा होता है वो नीचे बॉटम में दिखाते हैं, लेफ्ट बॉटम। हालांकि इस नाम को हम रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं,
और शीट 1 शीट 2 से हटके कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। प्रत्येक शीट का अलग अलग नाम दे सकते हैं और देना भी चाहिए जब आप प्रोफेशनली डेटा मेंटेन करोगे। तो जब भी आप डेटा मेंटेन करोगे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कॉलम हेडिंग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आपको कॉलम हेडिंग तय करना है कि पर्टिकुलर डेटा को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी कॉलम हेडिंग चाहिए। उसको हम फील्ड नेम कहते हैं या फील्ड कहते हैं। कौन कौन सा फील्ड चाहिए, उसी फील्ड के आधार पर आपका टेबल बनेगा और जितना अच्छा आप फील्ड बना पाओ उतने अच्छी प्रकार से आप डेटा मेंटेन कर पाओगे। उसके अलावा जो हम डेटा मेंटेन करते हैं फील्ड के नीचे उसे कहते हैं रिकॉर्ड। तो फील्ड और रिकॉर्ड ये दोनों का प्रॉपर कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जाकर प्रॉपरली काम हो पाएगा। मान लीजिए मुझे एक टेबल बनाना है या डेटा मेंटेन करना है। टेबल तो यहां पहले से ही बना होता है। उसमें 3 फील्ड लेना है। नेम, तो लिख लेता हूं नेम, A1 में नेम लिखता हूं, फिर टैप करके या राइट एरो से आगे जाता हूं। मैं टैप करना पसंद करता हूं। यहां लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उसके बाद टैप किया और C1 में गया और वहां पर मैंने लिख दिया मार्क्स। मार्क्स, ठीक है। अब मैंने A1 में सब्जेक्ट B1, नेम A1, A1 में नेम, सब्जेक्ट B1, B1 में सब्जेक्ट, मार्क्स C1, C1 में मार्क्स लिख दिया है। अब मैं आऊंगा A2 में, क्योंकि डेटा A2 में होगा। तो मैं लेफ्ट एरो करते हुए बढ़ा और A1 तक पहुंचा, फिर डाउन एरो से A2 में आया। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कहां पर A1 है, कहां पर A2 है। A2 मीन्स सेकेंड रो में पहला सेल है ना, A1 के नीचे। क्योंकि A1 में नेम लिखा है, NAME नेम, तो मुझे A2 में डेटा भरना होगा, यानी कि किसी पर्सन का नाम लिखना होगा। टेबल में बार बार आपको फील्ड नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नेम में बार बार नहीं लिखूंगा, सब्जेक्ट बार बार नहीं लिखूंगा, मार्क्स बार बार नहीं लिखूंगा, बल्कि सीधे जो मार्क्स है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका नेम है, वो लिखता जाऊंगा। तो नेम में मैंने मान लो लिख दिया मैंने MOHAN, मोहन। B2 में सब्जेक्ट तो हिंदी, भारतीय भाषा को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद में मान लो इसका आया मार्क्स 82, है ना, 82 आया। C3 गया, C3 में सबसे पहले फिर अब A3 में जाऊंगा मैं। A1 2 में तो मैंने लिख दिया है। A3 में दूसरा नाम लिखता हूं, सीता। हाँ, अब B3 में B3 में लिखता हूं उसका सब्जेक्ट, मान लो लिख दिया इंग्लिश, इंग्लिश, और C3 में मार्क्स दे दिया मैंने 85, है ना। तो ये 2 लोगों का मैंने मार्क्स दे दिया, है ना। जब मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट होंगे तो एक एक ही होंगे। तो मान लो ये सब MA के स्टूडेंट हैं। अब इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो। अब आप देखोगे इन डेटा के अगर चारों ओर मुझे मूव करना है तो मैं मान लो ये टेबल बहुत लंबा चौड़ा है और इनके चारों ओर मूव करना है, तो मुझे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो का इस्तेमाल करूंगा। A1 में चला गया, A3 में आ गया, C3 में चला गया, मार्क्स C1 में चला गया। यानी कि मेरा जो टेबल है वो A1 से लेकर C3 तक है। तो मैं कंट्रोल के साथ अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो करता हूं तो वो A1 से लेकर C3 के बीच में मूव करता रहेगा। A1 फिर C1 फिर C3 फिर A3, इस तरह से चारों ओर घूमता रहेगा। ये तो अभी छोटा सा डेटा है, इसलिए
आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर कहीं पर लंबा चौड़ा डेटा है तो उसके चारों ओर घूमने के लिए एज में, यानी कि ईडीजी, एज मीन्स किनारे किनारे अगर घूमना है, नेविगेट करना है, तो आपको कंट्रोल के साथ अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर सकते हो। For cell name A1. अब देखिए Blank A5. यहां पर अगर मान लीजिए Blank D. Blank E5. मैं E5 में हूं, मेरा कर्सर E5 में है, और यहां पर मैं कोई चीज लिखता हूं, मैंने लिख दिया N. S. A. T. I. O. N. A. L. Space. नेशनल I. N. S. T. I. T. U. T. E. नेशनल इंस्टीट्यूट। अब यहां पर मैं एंटर करता हूं, Enter. Blank E6. Blank E6. E6 में आ गया कर्सर, यानी कि उसके नीचे आ गया। यहां पर एंटर का मतलब होता है कंप्लीट टू फिल, यानी कि यहां पर इस सेल में, यानी कि E5 में फिल करना कंप्लीट हो गया है और आगे नेक्स्ट सेल में जाना है। तो ये जैसे एंटर करते हैं उसके नीचे वाले सेल में आ जाता है जनरली। तो आपको अप एरो करके National Institute E5. उसको पढ़ना होगा, दोबारा जाना होगा। अब मान लीजिए मैं यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ जोड़ना चाहता हूं, इंडिया जोड़ना चाहता हूं, तो अगर मैं इस नेशनल इंस्टीट्यूट में सीधे लिख देता हूं इंडिया, तो देखिए क्या होता है, I. N. D. I. A. और एंटर करता हूं Enter. Blank E6. India E5. E5 में मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा था, और फिर दोबारा जब मैंने एंटर किया तो मैं E6 में पहुंच गया, दोबारा अप एरो करके या मैं E5 में आया और वहां पर मैंने लिख दिया इंडिया, सीधे सीधे लिख दिया इंडिया। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट उसने रिमूव कर दिया, उसको रिप्लेस करके इंडिया आ गया। तो अगर मुझे जोड़ना है तो पहले मुझे एडिट मोड में जाना होगा, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा F2। ये इंडिया है, इसी के अगर मुझे आगे या पीछे या बीच में कुछ भी लिखना है या करेक्शन करना है तो एडिट मोड में जाना होगा, F2 पर प्रेस करूंगा मैं। F2. Edit India type and text period. तो अब F2 प्रेस करने के बाद अब मैं राइट लेफ्ट एरो करूंगा तो ये करेक्टर बाय करेक्टर पड़ेगा। A. I. D. N. I. N. D. I. A. Blank. है ना, ब्लैंक बोला, एक बार स्पेस कर दूं, Space. अब यहां पर लिख दूंगा नेशनल, N. A. T. I. O. N. A. L. है ना, नेशनल लिख दिया। अब एंटर करता हूं, Enter. Blank E6. Blank E6. फिर नीचे E6 में आ गया, दोबारा जाता हूं ऊपर, India National E5. देखिए Blank E6. India National E5. देखिए E5 में इंडिया नेशनल बोल रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट लिखते हो किसी सेल के ऊपर जाकर और पहले से ही उसमें काफी चीज लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो सीधे सीधे रिप्लेस कर देगा, एडिट नहीं करेगा। तो एडिट करने के लिए आपको F2 का इस्तेमाल करना है, जो फंक्शन की है F2। तो आप एडिट मोड में चले जाओगे और फिर उसके बाद में आप उसमें एडिट कर सकते हो, जिसमें कि अगर कोई स्पेलिंग गलत हुआ तो उसको भी सही कर सकते हो, या कुछ और लिखना है तो उसमें लिख सकते हो, चाहे लास्ट में लिखो या शुरुआत में लिखो या बीच में, कहीं भी लिख सकते हो उस सेल में। तो एक ये था बेसिक बातें आपको जो जानना है। दूसरी बात ये है Blank कि मान E6. लीजिए India National E5. आपको एक ही सेल में 2 लाइन या 3 लाइन क्रिएट करना है, लाइन ब्रेक कैसे लगाना है एक ही सेल में, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो नेक्स्ट सेल में चला जाता है, लेकिन मुझे उसी सेल में Blank E6. दूसरे 2 लाइन में लिखना है। Blank E6. E6 में Blank मैं E6. लिखता हूं नेशनल इंस्टीट्यूट लिखना है मुझे, N. Edit A. T. I. O. N. A. L. Space. नेशनल I. N. S. T. I. T. U. T. E. नेशनल इंस्टीट्यूट। Enter. Blank E7. National Institute E6. देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है वो एक ही लाइन में है। मैं F2 करके एडिट मोड में जाता हूं F2. Edit National और Institute अप type and एंड text डाउन period. एरो करके पढ़ता हूं, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ने का कमांड क्या होता है, अप या डाउन एरो, National Institute. National Institute. है ना। National अप एरो Institute. किया नेशनल इंस्टीट्यूट बोल रहा है, National Institute. डाउन एरो करने पर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ही बोल रहा है, क्योंकि एक ही लाइन लिखा हुआ है। तो अब मैं यहां पर Enter. नेक्स्ट उसके Blank नीचे E7. सेल में Blank E8. Blank E7. E7 में
नेशनल और इंस्टीट्यूट को अलग अलग लाइन में लिखता हूं। तो नेशनल NATIONAL, ऑल्ट एंटर, इंस्टीट्यूट Enter. Blank E8. National Institute E7. है ना। देखिए गैप हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट हल्का सा बोल रहा है, तो यहां ऑल्ट एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल करेंगे तो न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगा। एंटर करने से हम बाहर आ जाएंगे, याद रखना, ऑल्ट एंटर करने पर न्यू लाइन क्रिएट होगा एक ही सेल में। तो हम F2 करके देख लेते हैं क्या हुआ है क्या। F3. सॉरी, F2. Edit National Institute hyphen text period. National. देखो National. आप जो करता हूं नेशनल National. National. बोल रहा है ये, Institute. अब डाउन एरो किया इंस्टीट्यूट। Institute. पहले वाले सेल में, इसके ऊपर वाले सेल में नेशनल इंस्टीट्यूट एक साथ बोल रहा था, चाहे मैं अप एरो करूं या डाउन एरो करूं, लेकिन यहां पर नेशनल National. और इंस्टीट्यूट अप एरो प्रेस करने पर National. नेशनल, और फिर डाउन, नीचे आता हूं डाउन एरो प्रेस करता हूं Institute. इंस्टीट्यूट। तो ये एक साथ नहीं बोल रहा है बल्कि अलग अलग बोल रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग लाइन में आ गया है। इसमें थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं रिबन। इसमें दो रिबन है, अपर रिबन, लोअर रिबन। जब से 2007 आया है और उसके बाद के जितने भी ऑफिस है उसमें रिबन सिस्टम आ गया है, उससे पहले मेन्यू सिस्टम था। तो रिबन को एक्सेस करना भी आपको आना चाहिए। अब इसमें अपर रिबन और लोअर रिबन है। तो अपर रिबन में पहले हम जाएंगे क्योंकि वहीं पर मेन ऑप्शन दिया हुआ है। एक तरह से घर का दरवाजा है, बहुत सारे दरवाजे हैं, और किसी एक दरवाजे के अंदर जाने के लिए पहले हमें उस दरवाजे तक पहुंचना होता है। तो अपर रिबन में है वो सब दरवाजे, यानी कि टैब, जो मेन ऑप्शन जिसको मैं कह रहा हूं। तो वहां जाने के लिए ऑल्ट का इस्तेमाल करेंगे। Upper ribbon. Ribbon. Home tab. To change ribbon. Use left or right arrows period. To navigate to current. तो पहले उसने कहा होम टैब। अब इस अपर रिबन में जाने के बाद एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए या टैब में जाने के लिए हम राइट या लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपर रिबन में होम टैब सबसे पहला टैब है, सबसे लेफ्ट साइड है। तो मैं राइट एरो का इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट अलग दूसरे टैब में जाने के लिए। Insert tab. To change ribbon. Page layout tab. To change Page ribbon. Use layout left. tab. Formula tab. To change ribbon. Use Formula left. tab. Data tab. To change ribbon. Data Use left or tab. right arrows period. इस To तरह से navigate to और current ribbon. Comma. tab Use हैं। tab or shift tab period. Review tab. To change Review ribbon. tab. View tab. To change ribbon. View Use tab. Home tab. To change ribbon. Use left or right है ना? arrows. Leaving menus. Type the search and use the up and down arrows keys. Space. Escape. Tell me what you want to. Blank. D8. तो ये अलग अलग टैब Upper ribbon. यहाँ Ribbon. पर View tab. To मौजूद change. है। Review tab. To change तो ribbon. लेफ्ट Data एरो tab. To करके change ribbon. Use दोबारा मैं left. होम टैब Formula में tab. आता To change हूँ। ribbon. Use left. Page layout tab. To change ribbon. Use किसी भी टैब में insert जाने tab. के To change लिए ribbon. Home tab. To change ribbon. Use left. आप अपर रिबन में राइट या लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करोगे, और उस टैब के अंदर जो उसके अंदर के सब ऑप्शंस हैं उसमें जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल करोगे, केवल टैब की। Home clipboard. Paste split button available. Press cut button to move through the controls. Copy split button. Press alt plus down. Copy. Format painter button. Not checked. Format painter. Office clipboard. Dot dot dot. Font edit combo collapse. Delivery. To font size edit combo ये सब collapse. हम Delivery. बाद To में move through the देखेंगे किस increase तरह font से size करना button. To है। move through the और टैब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर गलती से कहीं हम आगे चले गए तो शिफ्ट प्लस टैब से बैक आएंगे। शिफ्ट टैब, font size edit combo. Font edit combo collapse. Clipboard. Office clip. Format painter button. Copy split button. Cut button to move through the controls. जहां Ribbon. से Comma. हम Use गए थे वहां फिर वापस आने लग गए। और अगर कोई ऑप्शन हमें चाहिए तो उसको हम उस पर हम एंटर करेंगे या स्पेस बार करेंगे या ऑल्ट डाउन एरो करेंगे, वो हम वक्त आने पर देखेंगे। बाहर आने के लिए हम एस्केप की करेंगे। अगर हम केवल देखने के लिए गए हैं या हमें वो ऑप्शन नहीं चाहिए तो हम बाहर आने के लिए हम करेंगे एस्केप की। Escape. Leaving menus. Leaving ribbons. Blank. A8. तो आपको रिबन को अच्छी तरह से एक्सेस करना आना चाहिए। अपर रिबन में जिस टैब को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसा होम टैब को सिलेक्ट करेंगे तो लोअर रिबन में होम टैब का ही ऑप्शन दिखाएगा, और यदि अपर रिबन में हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो लोअर रिबन में इंसर्ट टैब का ही ऑप्शन दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम रिबन एक्सेस कर सकते हैं। इसका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे, जो भी हमें ऑप्शन मिलेगा वो इन्हीं अपर रिबन और लोअर रिबन में ही मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। Escape. Escape. Blank. A8. उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से हम फार्मूला लगाएंगे और डेटा मेंटेन करेंगे, अलग अलग प्रकार से एक्सरसाइज भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे के ट्यूटोरियल में मिलते हैं।
थैंक यू। जय हिंद।